नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 18वां पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये आपकी किताब का आखिरी पाठ है, 18वां। तो आज मैं ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है सृंजय। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको संजय के बारे में बताऊंगी। संजय, इनका जन्म 1961 में भोजपुर के बिहार में हुआ था और इनकी जो विधा है वो कहानी है, यानी कहानी विधा में लिखते थे। और इनकी भाषा जो है, इनके लेखन की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कामरेड का कोट, माप, भगदत्त का हाथी, राजमार्ग पर बुद्धि भोजी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, टोपी भी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो आज मैं आपको टोपी कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। एक थी गवरैया और एक था गवरा। एक गौरैया थी और एक गौरैया था। तो एक नर गौरैया थी और एक मादा गौरैया थी। तो दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, जहाँ भी जाते थे, जब भी जाते साथ ही जाते थे, साथ हंसते थे, साथ ही रोते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ सोते थे। और बिन्नसार होते ही खोते से निकल पड़ते थे दाना निकल पड़ते थे, दाना चुगने और झुटपुटा होते होते ही खोते में लौट आते। बिन्नसार यानी प्रातः काल। तो प्रातः काल यानी सुबह होते ही वो अपने खोते यानी घोंसले से निकल पड़ते, दिन भर दाना चुगते। और झुटपुटा यानी सुबह और शाम के समय का जो अंधेरा होता है, जैसे शाम होने लगती थी तो वो समय अपने खोते यानी घोंसले में घुस जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते थे। पूरे दिन की थकान मिटाते और जो भी देखते थे पूरे दिन में, वो सारे एक दूसरे को बातें बताते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर। गौरैया ने गौरैया ने गवरा से कहा। ठीक है ना। नर गौरैया से कहा। तो नर गौरैया बोलता है, खाक फबता है उन पर। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। गवरा बोलता है कि कोई फबता है उन पर कपड़ा। जब कपड़ा पहनता है तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा छुक आए हो। गौरैया बोली। तो गौरैया बोली कि आज ऐसा लग रहा है कि तुम एक लट जीरा चुग कर आए हो। लट जीरा यानी एक प्रकार का पौधा है, तुमने उसको चुग लिया है और उसके बाद तुम पागल सी बातें कर रहे हो। गौरैया ने गौरे से कहा। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरे सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। उसने कहा कि देख, कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी की जो खूबसूरती होती है, कुदरती खूबसूरती होती है, वो ढक जाती है। तो गौरा कहता है कि अब तू ही सोच, तेरी जो सुंदर काया है, सुगड़ यानी सुंदर, सुंदर काया यानी तेरा सुंदर जो बदन है, शरीर है, उसका एक एक कटाव यानी एक एक हिस्सा मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। तेरा जो रोया रोया है वो मेरी आंखों में चमक रहा है। यदि तू मनुष्य की तरह खुद को सरापा सरापा यानी सिर से लेकर पांव तक ढक ले तो तेरी खूबसूरती ओझल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं पहनते हैं मनुष्य, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। उसने कहा कि मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी कपड़े पहनता है। तो गवरा हंसकर बोलता है, तू समझती नहीं है, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। सकत यानी शक्ति। उसने कहा कि तू जानती नहीं है, तुझे नहीं पता, तू समझती नहीं। सर्दी गर्मी में और बरसात में मनुष्य कपड़ा पहनता है तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। बड़ा लफड़ा यानी बड़ी मुसीबत है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। उसने कहा कि तुझे पता नहीं, कपड़े पहनते ही आदमी की औकात चली जाती है और आदमी आदमी के जो हैसियत का भेद होता है वो भी आपस में पता चल जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता है। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। तो गौरैया कहती है कि हाँ, फिर भी आदमी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता है। नित नए नए कपड़े, लिबास यानी कपड़े सिलाता रहता है। ये नीरा पोंगापन है, गवरा बोला। गवरा कहता है ये नीरा यानी ये बिल्कुल ही पागलपन है। पोंगापन यानी पागलपन, बेवकूफ़ी है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम के करने
काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। वो कहता है, गबरा कहता है कि ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज तो ढकता ही न लाज ही नहीं ढकता है। आदमी केवल अपनी लाज ही नहीं ढकता, अपने हाथ-पैर जो चलने-फिरने लायक है, जो काम करने लायक है, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटे यानी सिर पर बाल हैं, तो उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। तो गबरा कहता है, अपन तो नंगे ही भले हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती, गौरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। जैसे ही उसने टोपी की बात की गौरे ने, तो गौरैया बोली कि उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती, मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। तो गौरा कहता है, तू टोपी कहाँ से पाएगी, यानी कहाँ से लाएगी, गबरा बोला। तो वो कहती है, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती। गबरा कहता है, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, एक टोपी के लिए कितनों कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ी ही मत। गवरे ने कहा कि टोपी लाने के लिए कितने कितनी कोशिशें करनी पड़ती, तब कहीं जाकर टोपी मिलती है। जरा सी चूक हो जाए तो टोपी टोपी उछलने में देर नहीं लगती है, और अपनी टोपी सलामत रहे इसलिए हमें कितने लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू टोपी के चक्कर में पड़ ही मत। तो गवरा थोड़ा समझदार भी था और थोड़ा शक्की भी था, और गवरैया जो थी वो थोड़ी जिद्दी और धुन की पक्की, जो ठान लिया उसे कर लेती थी। उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया करती थी। वो जो ठानती थी उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेती थी। कहा गया है कि जहाँ राह है वही चाह है। तो जहाँ आप चाहते हो कि ये कुछ करना है तो वही आपकी राह, जहाँ आपकी राह है यानी आप जो चाहते हैं वो आप कर दिखाए तो आपका लक्ष्य आपको जल्दी ही हासिल हो जाता है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों धूरे पर निकल पड़े। मामूल के मुताबिक मामूल के मुताबिक दोनों अगले दिन धूरे पर चुगने निकल पड़े, और चुगते उसे रूही का एक फाहा मिल गया। लेखक बताता है कि इसके बाद यानी कि वो दोनों दूसरे दिन एक धूरे पर यानी एक ढेर पर, जहाँ चुगा डाला जाता है, वहाँ चुगे का ढेर था, उस ढेर पर दोनों चुगने गए, दाना चुगने गए। तो चुगते चुगते रूही का फाहा गौरैया को मिल जाता है। तो गौरैया चिल्लाती है, खुशी के चिल्लाने लगती है, मिल गया मिल गया। गौरैया खुशी के मारे धुरे पर ही लौटने लगती है। खुशी से धुरे पर ही लौटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे मिल गया मिल गया। तो वो कहता है, गौरैया ने चिल्लाकर पूछा, अरे क्या मिल गया रे। तो वो वापस कहती, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। बहुत बड़ा रूही का फाहा उसे मिला तो उसने उसके सामने रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। तो गौरे ने उसको एक कहानी सुनाना शुरू किया कि तुझे पता है कि तेरे जैसे ही एक बावरा था। गौरा बोला, रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। जो एक आदमी था वो बिल्कुल पागल सा था, तो उसे रास्ते में चलते चलते एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वो बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा सा लगाम जिन। उसने कहा कि उसको किसी के हाथ से गिरा हुआ चाबुक मिला, तो उसने सोचा कि चाबुक तो मिल गया, लेकिन अब मेरे पास घोड़ा नहीं है, लगाम नहीं है, उस घोड़े की बग्गी नहीं है, तो मैं इस चाबुक से क्या करूँगा? लेकिन वो खुश हो रहा था। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। उसने सोचा कि ये सब तीनों जो चीज़ें हैं, वो लेखक कह रहा है कि गबरा कहता है, ये सारी चीज़ें घोड़ा, लगाम, घोड़े की जो बग्गी है, घोड़े को जिस पर बाँधा जाता है, वो सब तो उसको रास्ते में पड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि चाबुक तो हाथ से गिर गया था, लेकिन घोड़ा थोड़ी मिलता है, घोड़ा थोड़ी गिरता है। इस तरह से लेखक बता रहा है कि गौरा कहता है, सब काम धंधा छोड़ वह बावरा उम्र भर यही रटता रहा, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जिन। इस तरह से वो पूरे ज़िंदगी भर यही बात रटते रहा कि मुझे चाबुक तो मिल गया, लेकिन घोड़ा, लगाम, घोड़े की बग्गी जिस पर घोड़े को बाँधा जाता है, वो सब मुझे नहीं मिला। गबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? तो उसने कहा कि जो रुई का फाहा है ना, इससे लेकर टोपी का जो सफर है, इसके बारे में तुझे कुछ अता पता भी है? तो वह कहती, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। वो दुनिया के पास गई और उसको कहती है कि इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, जाड़ा यानी सर्दी।
सर्दी का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार-तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह काँपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। यहाँ तो ए रा एक तो यहाँ राजा का ऐसा काम जो चाँद का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उसने कहा कि तू जाती या नहीं जाती है? एक तो राजा है जो फ्री में सारा काम करवाता है, जो काम करते हैं उसके बदले में दाम देता नहीं है, और ऊपर से तू फोकट में यानी तू मुफ्त में यहाँ रुई धुनवाने आ गई। तो उसने कहा, उज़्र ना करो। उज़्र यानी गज़, उज़्र का अर्थ होता है ऐतराज़। तो वो कहती है, ऐतराज़ ना करो भाई। गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत यानी पूरी मेहनत आना, यानी आपकी जो मजदूरी होगी वो पूरी दूंगी। इसे धुन धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। उसने कहा कि मैं आपको इसकी पूरी मेहनत आना दूंगी, आधा तुम लेना, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। उसने कहा कि दुनिया को एकदम से मतलब खुशी हुई कि आज दिन तक उसे आधी मजदूरी किसी ने नहीं दी थी, यानी 1 रुपया का आधा 50 पैसे, यानी एक 16 आने में उसको 8 आने मजदूरी मिल रही थी, तो वो उसके लिए एक सपना जैसे थी। तो वह झट से तैयार हो गया उसको धुलने के लिए। धर छौ उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुन ली। लो इसे, इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गौरैया ने ले लिया। इस तरह से गौरैया वहां से रुई का पोहा लेकर चली जाती है। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। सूत काटने वाला होता है, उसे कोरी कहते हैं। तो वो दोनों कोरी के पास गए, तो कोरी से कहा कि इससे सूत काट लो। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुकी एक दूसरा डाल रखा था। उसके बदन पर एक टुकड़े टुकड़े हो चुकी एक कंबल थी, जो एक गमछा जो कहते हैं वो डाल रखा था। वो बड़ी अनिच्छा यानी उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। मुफ्त में मलार यानी मल्हार, जो बारिश के समय गाया जाता है वो गीत। तो उसने कहा कि मुझे मुफ्त में मल्हार गाने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा, फुर्सत नहीं है मुझे इसके लिए। तो वो कहती है, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? अचरज से गौरैया बोलती है। तो वो कोरी कहता है, तू किस मुल्क से आई है? मुल्क यानी देश। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं, यहाँ का चलन खट मरे बरधा, बैठा खाए तुरंग। उसने कहा कि यहाँ पर काम करने वाला तो मरता है, और जो राजा है वो बैठा बैठा खाता रहता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है, इसी में उनका काम होता है। लेखक कह रहा है कि उसने कहा, कोरी ने कहा कि राजा के लघुए भगुए यानी राजा के आगे पीछे दौड़ने वाले भी बहुत है, इसी में उनका काम हो जाता है। तो गौरैया कहती, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे, यानी हम आपको उचित मुआवजा देंगे। माकुल यानी उचित, उचित मुआवजा यानी आपकी जो मेहनत होगी वो आपको देंगे। तो गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो ना, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगी। इस तरह से कोरी भी तैयार हो गया, क्योंकि इतनी वाजिब मजदूरी पर काम करना न मूर्खता होगी। उसने कहा कि इतनी आधी मजदूरी पे काम करना है, यानी आधी वो, अगर एक भाग उसका है तो उसमें से आधा वो मुझे देगी। तो उसको लगा कि अब मैं अगर काम नहीं करूंगा तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इस तरह से वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तन तन करके उसकी तकली चरखी तथा तैयार करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। तो बुनकर ने इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग यानी बुनकर अगबग होकर उन्हें देखने लगा, और मतलब बुनकर जो है वो हैरान होकर उनको देखने लगा, और अम, हटते हो, और कहता है, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी की कारिंदे यानी उनके जो सेवक है वो हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। ठीक है, इस तरह से लेखक कह रहा है कि गौरैया कहती, इसे बुन दे भैया। गौरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते। उसने कहा, हम मुफ्त का काम नहीं करवाते। गौरैया ने कहा, सेंत मेंत यानी मुफ्त का। वो कहती, हम मुफ्त का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। इस तरह से बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया। उसका करगा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबिश कपड़ा बुन दिया। बहुत ही अच्छा और मजबूत कपड़ा उसने बुन दिया।
बुन दिया था। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने ले लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, यानी गौरैया ने 3/4 मंजिल, 4 हिस्से में से 3 मंजिलें तो उसने प्राप्त कर ली थी, 1 मंजिल उसकी बाकी थी, यानी टोपी बनवाना। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोष से होकर बोला, रोष यानी गुस्से में आकर बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा किया है, यानी राजा जी की जो 7वीं रानी है उनकी 9 बेटियां हैं और उसके बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे झेलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पहुंचते हुए ठंडी हाँ दर्जी ने अपने माथे का पसीना पहुंचा और ठंडी हाँ आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। उसने कहा कि राजा के यहाँ पे तो सब काम चलता रहता, ना तो कुछ देते हैं, नहीं हमसे देना लेना तो कुछ हमसे करते नहीं है और फालतू में हमसे इतना सारा काम करवाते हो। गुस्से में बोला। तो उसने कहा, हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बाकी 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, हम एक ले लेंगे। तो उसने कहा कि हम तो फ्री में कुछ नहीं करवाते, बेगार में यानी फ्री में, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं करवाते। जो बुना हुआ कपड़ा है इससे 2 टोपियां सिल दे, एक टोपी तू ले लेना, एक टोपी हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार नहीं होता। लेखक बताता है कि मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी, ये मुझी नहीं है मुंजी है, यहाँ पर बिंदी आएगी बच्चों। तो लेखक कह रहा है मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार नहीं होता, यानी कौन कंजूस ऐसा है जो मुंह मांगी मजूरी पर तैयार नहीं होगा। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी और दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, डेढ़ टांगों पर डेढ़ टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। तो गौरा कहता, वाकई तू तो रानी लग रही है। तो गबरा कहता है उसे, वाकई तू तो रानी लग रही है। गबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं, रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, इस तरह से वो कहती है कि अब कौन राजा है जो मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा और मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। ये राजा का महल है बच्चों। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। चौबारे पर यानी जो छत पर खुला कमरा होता है उसे चौबारा कहते हैं, और टहलू यानी नौकरों से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था, फूलों के तेल से मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, यानी सिर में मालिश कर रहा था एक टहलुआ यानी नौकर। दूसरा हाथ पांव की अंगुलियां फोड़ रहा था, यानी हाथ पांव की अंगुलियों को खींच रहा था। तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। इस तरह से सब उसकी मालिश कर रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी ला दो जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपने सिर को ढकते हुए चिल्लाता है कि कोई मेरी टोपी ला दो, जल्दी लाओ, जरा जल्दी करो। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, फदगुद्दी यानी फुदकने वाली चिड़िया, मेरी टोपी में 5 फुदने। वो कहता है कि देख रही फदगुद्दी यानी मेरी टोपी देख ले, वो राजा कहता है। तो वो गौरैया कहती, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग राग अलापना शुरू कर दिया, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। इस तरह से वो वापस दूसरा राग अलापने लगी। राजा को बेहद बेहद हेटी महसूस हुई, बहुत ही गुस्सा आया उसको। उसको उसकी हानि होती महसूस हुई, उसको उसके उसकी उस, उसको शर्म आ रही थी इस बात पर बहुत ही ज्यादा। इस मुल्क की महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वो गुस्सा हुआ कि यहाँ का जो महाबली राजा है उसके सामने इस चिड़िया की ये मजाल। बुरी तरह से बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गदर मचल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। उसने कहा कि फुदकने वाली जो चिड़िया है इसकी गर्दन को मचल मसल मसल दो, मरोड़ दो, पखने यानी जो इसके जो पंख है उसको नोच दो। सिपाहियों जाओ, देरी न करो।
तो सिपाही कहते हैं हाथ जोड़कर, क्षमा करे महाराज, क्षमा यानी क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। उसने कहा कि छोटा सा पशु है, पक्षी है, इसको मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा ने सिपाहियों से बोला तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले, आओ, मैं उसे उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। उसने कहा कि इसकी टोपी छीन लो और छीन ले आओ और मैं इसे पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। जैसे ही वह पैर से टोपी को लात मारने लगा, मसलने लगा, तो उसने उसकी खूबसूरती को देखा, टोपी की खूबसूरती, तो देखता रह गया कि इतना सुंदर नायाब नमूना किसने बनाया, मेरे सिवा इतनी सुंदर टोपी और किसी के पास कैसे हो सकती है। उसने उलट पुलट कर देखा, बहुत सोच विचार करके उसको उसको देखा। इतनी नगीना टोपी यानी इतनी सुंदर टोपी इस मुल्क ने किसने बनवाई होगी, बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया। तब अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, लेखक बता रहा है कि राजा ने चाहा और किसी को पता न चले कि वो कौन था। गिरते पड़ते दर्जी हासिल हुआ। दुहाई अन्नदाता, दुहाई यानी रक्षा करो, रक्षा करो, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा ने कहा। मेघों की गड़गड़ाहट की मानंद की भांति राजा की आवाज निकली। राजा की आवाज जोर से गड़गड़ाती हुई निकली और उसने कहा कि इतनी बढ़िया टोपी तुमने मेरे लिए क्यों नहीं बनाई। उसने कहा, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। राजा ने कहा, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबिश, इतना सुंदर और मजबूत कपड़ा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। उसने कहा, माफी दो सरकार, माफी दो। उसने कहा, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। उसने कहा कि जो कपड़ा था बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा कपड़ा था, महीन था और लच्छेदार, बिल्कुल लचकदार कपड़ा था। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, जोर से शेर की भांति राजा ने दहाड़ मारी और गिरते पड़ते कोरी को हाजिर होना पड़ा। कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। उसने कहा, जान बख्शो, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो महाराज। उसने कहा, जान नहीं, बताओ, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी। उसने कहा कि महाराज, रुई बड़ी बेहतरीन थी, बहुत अच्छी रुई थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई रुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अन्नदाता, खमा यानी क्षमा करो अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा, आपके आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं, इतनी खूबसूरती क्यों नहीं, इतनी चतुराई क्यों नहीं है। तो दुनिया बोला, अभय दान दे दो तो बोलूं सरकार, यानी आप मेरी जान बख्श दो तो मैं आपको बात बताता हूँ। तो राजा ने कहा, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा हमें दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आ गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। उसने कहा कि जिसके पास बहुत कुछ है वो तो हमें कुछ नहीं देता, लेकिन इसके पास कुछ नहीं फिर भी इसने हमें आधा दे दिया। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत यानी चतुराई और सुंदरता आ गई। दंडवत करता हुआ दुनिया बार बार दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है ये। गवरिया फिर चिल्लाने लगी कि राजा देख लो, देख लो, आंख में अंगुली डालकर देख लो, इसके लिए मैंने पूरा मोल चुकाया है। गवरिया जोर से चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। उसने कहा कि राजा तो बिल्कुल कंगाल हो गया है, इसका सारा धन घट गया है, इससे तो टोपी भी नहीं जुड़ती, यानी एक टोपी भी ऐसी नहीं बनवाई जाती इसने, इसीलिए तो मेरी टोपी इसने छीन ली है। राजा तो वाकई अकबका रह गया, यानी हक्का बका रह गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की पोल खुलती। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया। लेखक बता रहा है कि वो राजा सोचता है कि इस पक्षी को कैसे पता चल गया कि मेरा धन घट गया। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहा था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। लेखक बता रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी उसने लोगों से बेगार भी वसूल किया,
लोगों से फ्री में काम भी करवाता था, सख्ती से लगान भी वसूल करता था, फिर भी उसका खजाना खाली का खाली। तो बच्चों यहाँ इस बात का ये अर्थ निकलता है, इस वाक्य से ये अर्थ निकलता है कि जो इंसान दिल से कपटी होता है, चालाक होता है, वह इंसान कितना भी धन जमा कर दे, उसका धन कभी उसके पास जमा नहीं रहता है। हम जितना धन को लुटाएँगे, यानी जितना लोगों में दान करेंगे, उतना ही हमारा धन, जो हमारा खजाना है, वो बढ़ता जाएगा। और जितना ही हम कंजूसी, कहते हैं ना कि कृपण जो होता है, कृपण जो होता है, कंजूस जो होते हैं, वो अपने धन को बचाते हैं, और जब कंजूस व्यक्ति अपने धन को जितना बचाता है, उतना ही उसका धन घटता जाता है। तो इसी प्रकार से राजा भी कंजूस था, उसने अपने धन को जितना बचाने की कोशिश की, उतना ही उसका धन घटता गया। तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने के लिए। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंह फट तो राजा को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इस तरह से राजा ने उसकी टोपी वापस दे दी। उसकी मतलब लोगों के सामने उसकी इंसल्ट ना हो, उसका जो खोखलापन है राजा का, वो लोगों के सामने ना आए, इसलिए उसने उसकी टोपी फट से दे दी। फिर मंत्री जी से अपनी बात रखवाने के लिए मंत्री जी से कहता है कि कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, और इस तरह से कहकर टोपी उन्होंने, अपनी जो राजा की जो टोपी थी, उन्होंने कस कर पकड़ ली। तो बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।